गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, बट आज हम रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 2001 के बारे में पढ़ेंगे। ब्लूम ने जो अपनी टैक्सोनॉमी दी थी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, वो 1956 में दी थी। उन्होंने इस टैक्सोनॉमी को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। उसके बाद उन्होंने ये बताया था कि जो उनकी टैक्सोनॉमी है, मीन्स जो लर्नर बिहेवियर है, वो 6 पार्ट्स में, 6 कैटेगरीज में डिवाइड होकर आता है। और वो उन्होंने अपनी इस टैक्सोनॉमी को नाउन की फॉर्म में डिफाइन किया था, जिसको कि मैंने कल अच्छे से आपको समझाया था। फिर भी मैं आज इसको दोबारा क्लियर करती हूँ। इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो है नॉलेज, एंड सेकंड पार्ट इज कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड इज एप्लीकेशन, फोर्थ एनालिसिस, फिफ्थ सिंथेसिस एंड लास्ट वन इज इवैल्यूएशन। नॉलेज के अंदर क्या होता है कि जो लर्नर है वो क्या करता है, कुछ ज्ञान मीन्स ज्ञान जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश करता है। जैसे कि हमने बच्चे को कुछ भी टर्म्स याद करने के लिए कहा, तो बच्चा इस चीज को याद करने की कोशिश करता है। तो बच्चा इस चीज को अगर हम दोबारा उससे पूछे तो वो उसको रिकॉल कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो इस कैटेगरी के अंदर बच्चे को जो नॉलेज है वो किस किस चीज की होगी, जैसे कि उसे कोई स्पेसिफिक फैक्ट जो है उसकी नॉलेज हो सकती है। कोई मेथड अगर हम बता दें बच्चे को लर्न करने के लिए, तो वो उसको लर्न करेगा, मींस उसको उस मेथड की नॉलेज हो जाएगी। वो उसको प्रोसेसेस की नॉलेज हो सकती है, उसको प्रिंसिपल्स की नॉलेज हो सकती है, एंड उसको नॉलेज ऑफ थ्योरीज भी इसके अंदर आ सकता है। उसके बाद है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन नॉलेज से सेकंड अपर लेवल है, सेकंड लेवल है। इसके अंदर क्या होगा कि जो बच्चा है, बच्चा कॉम्प्रीहेंशन स्टेज पर आकर ट्रांसलेट करना सीखेगा, मींस वो ट्रांसलेशन कर सकता है, इंटरप्रिटेशन कर सकता है, एग्जाम्पल दे सकता है, वो क्लासिफाई कर सकता है किसी चीज को, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, मींस डिफ्रेंशिएशन करना सीख जाएगा इस कैटेगरी के ऊपर आकर, इस स्टेज पर आकर। थर्ड वन है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अप्लाई करना। तो जैसे कि बच्चे को नॉलेज नॉलेज कैटेगरी को पास कर देगा, फिर वो कॉम्प्रीहेंशन को भी पार कर लेगा, देन लर्नर कम्स एट द सिचुएशन एट द कैटेगरी थर्ड एप्लीकेशन। इसके अंदर बच्चा क्या करेगा कि जो उसको नॉलेज है, उसको अंडरस्टैंडिंग है, मींस कॉम्प्रीहेंशन है उसके अंदर, वो इस चीज को डेली लाइफ में यूज करेगा। तो वो क्या करेगा, वो इस सिचुएशन पे आकर ये सीख जाएगा कि उसने जो पीछे नॉलेज इकट्ठी करी है, जो उसने ज्ञान इकट्ठा करा है, उसको वो डेली लाइफ में अपने और सिचुएशंस में किस तरह से यूज कर सकता है। नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है, विश्लेषण, मींस छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा एक होल सिचुएशन में देखना। तो वो क्या करेगा कि एनालिसिस के अंदर वो एलिमेंट्स जो भी होंगे डिफरेंट डिफरेंट, उनको तोड़कर एक होल सिचुएशन बना लेगा और एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा कि उसने अभी तक क्या सीखा है और कितना सीखा है। फिर वो सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होगा, किसी चीज को बनाना। सिंथेसिस के जैसे नाम से पता चल रहा है, सिंथेसाइज करना, कि टू मेक अ न्यू थिंग, टू मेक अ न्यू प्लान। तो वो कुछ ना कुछ नया प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा एक नए प्लान की या नए सेट ऑफ ऑपरेशंस की, नई नई चीजें इनोवेट करने की कोशिश करेगा इस सिचुएशन पर आकर। लास्ट वन अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1956 इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है, मूल्यांकन। इसके अंदर बच्चा क्या करता है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स दिस इज द लास्ट स्टेज। इसके अंदर बच्चा इवैल्यूएट करेगा, जजमेंट करेगा इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिहेवियर, कि उसने अभी तक क्या सीखा है, कितना सीखा है और किस तरीके से सीखा है, वो उसके लिए अच्छा है या बुरा है, और वो उस सिचुएशन को, उस सीखे हुए ज्ञान को आगे यूज कर सकता है या नहीं। ये थी ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी 1956। अब उसके बाद उनके जो स्टूडेंट्स थे ब्लूम के, क्रैथवोल, उन्होंने क्या किया था, इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया था इन 2001। और उन्होंने अपनी एक टैक्सोनॉमी दी थी जिसको उन्होंने बोला था रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 2001। अब इनमें ये देखिए कि लिटिल बिट डिफरेंस है कि इन्होंने नॉलेज पार्ट को रिमेम्बरिंग से जोड़ दिया, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग से रिप्लेस कर दिया, एप्लीकेशन
रिप्लेस कर दिया एनालिसिस, एनालाइजिंग, सिंथेसिस, इवैल्यूएटिंग एंड इवैल्यूएशन की जगह पे क्रिएटिंग। अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 2001 उन्होंने बोला कि जो इवैल्यूएटिंग है वो क्रिएटिंग से नीचे आनी चाहिए, इवैल्यूएटिंग जो है वो हायर स्टेज नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्या डिफरेंस है इनके बीच में कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1956 है वो नाउन फॉर्म में दी गई थी और इन्होंने जो क्रैथवोल ने दोबारा से रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 2001 दी है उसमें उन्होंने इन कैटेगरीज को वर्ब की फॉर्म में डिफाइन किया है, वर्ब की फॉर्म में। तो फर्स्ट पॉइंट है जैसे कि रिमेम्बरिंग। अब ये देखिए रिमेम्बरिंग, वो ये कहना चाहते हैं कि जो नॉलेज है वो वास्ट टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है। नॉलेज के अंदर एप्लीकेशन भी आ सकता है, नॉलेज के अंदर कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकता है, इसलिए जो नॉलेज है हम जो फर्स्ट स्टेप है उसको नॉलेज नहीं लिख सकते। इसके लिए जो सुइटेबल वर्ड है वो है रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग मीन्स कुछ याद रखना, कुछ भी टर्म अगर हम उसको याद करने के लिए बोलते हैं तो वो उसको याद रखे, रिमेम्बर रखे। दैट मीन्स फर्स्ट जो कैटेगरी होगी वो कौन सी होगी, रिमेम्बरिंग। इसके अंदर जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हम बच्चे को ये बता दें कि जो शेप्स है, जैसे कि मान लो ये है रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर, तो वो इन चीजों को याद रखेगा, रिमेम्बर करके रखेगा। तो इस सिचुएशन में जो बच्चा है वो क्या कर सकता है, कुछ भी रिकॉल करवा सकते हैं हम बच्चे से, बच्चा कुछ भी डिफाइन कर सकता है, किसी चीज का नेम बता सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। अगर हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोले कि इनमें से कौन सी रेक्टेंगल है, कौन सी स्क्वायर है, तो वो इस चीज को रिकॉग्नाइज भी करके हमें बता सकता है। नेक्स्ट है सेकंड स्टेज अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने भी ये बोला कि जो कॉम्प्रिहेंशन जो टर्म थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, जो कॉम्प्रिहेंशन टर्म है वो भी काफी वास्ट है, तो हम इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग जो है बच्चों के लिए रिमेम्बरिंग से ऊपर आता है। इसके अंदर क्या होगा कि रिमेम्बरिंग में तो बच्चा कुछ ना कुछ फैक्ट याद कर लेगा, उसके बाद समझ किस तरह से आएगी, जैसे कि धीरे धीरे बच्चा न्यू टर्म सीखेगा तो उसको समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे अगर हम इन फॉर्मूलाज का ये जो शेप्स है इनके अगर फॉर्मूले याद करने के लिए दें और उसके बाद वो बच्चा समझ जाए कि ये फॉर्मूला हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, तो दैट इज कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग। तो इसके अंदर बच्चा क्या कर सकता है कि हर एक चीज को एक्सप्लेन कर सकता है, वो समराइज कर सकता है, वो कंपेयर कर सकता है, वो क्लासीफाई कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है, इलस्ट्रेट कर सकता है। जैसे कि मान लो इसके अंदर डिस्टिंग्विश इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो अगर हमने उसको ट्रायंगल की शेप रिमेम्बरिंग पार्ट में बताई कि दिस इज ट्रायंगल, तो अगर जब वो अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी पे आ जाएगा तो हम उसको डिफरेंट ट्रायंगल्स की शेप दे सकते हैं, जैसे कि इस तरह से ये हो गया, तो वो ये बता सकता है कि दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो दैट मींस ही इज एट अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी। देन थर्ड वन है अप्लाइंग। अप्लाइंग में क्या होगा कि वो इन जो हमने शेप्स के बारे में उसको अंडरस्टैंडिंग करवाई है, इसके बारे में जो भी हमने ट्रायंगल के शेप्स के हर शेप्स के फॉर्मूलाज बताए हैं वो उसको डेली लाइफ में अप्लाई करेगा। दैट मीन्स अपने घर के अंदर भी वो ये देख सकता है कि कौन सी शेप रेक्टेंगल में है, कौन सी स्क्वायर में है, और इसका वो इन फॉर्मूलाज का वो कहाँ पे यूज कर सकता है। घर के अंदर कोई लेंथ कैलकुलेट करनी है, ब्रेड्थ कैलकुलेट करनी है किसी भी शेप की, तो वो कैलकुलेट कर सकता है। दैट मीन्स वो अपनी डेली लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकता है। तो इसके अंदर वो क्या करेगा, या तो बच्चा सॉल्व करना सीख जाएगा, इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन करना सीख जाएगा, कंस्ट्रक्ट करना सीख जाएगा, डिस्कवर करना सीख जाएगा। दैट मीन्स वो अप्लाई करना सीख जाएगा। उसके बाद है फोर्थ स्टेज एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मीन्स वही विश्लेषण। तो वो बच्चा क्या करेगा, एनालाइज करेगा, वो दो चीजों को आपस में एसोसिएट करना सीख जाएगा, कंक्लूड करना सीख जाएगा, कंक्लूजन निकालेगा कि उसने कितना सीखा है अभी तक और उन चीजों को वो कहाँ कहाँ यूज कर सकता है, एंड कंपेयर करना सीख जाएगा। फिर है इवैल्यूएटिंग।
अभी देखिए इनमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इन्होंने इवेल्युएशन बिल्कुल लास्ट में दिया था, हायर लेवल दिया था ब्लूम ने, और जो रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके अंदर फिफ्थ स्टेप इवेल्युएटिंग है। इन्होंने बोला कि इवेल्युएशन बिल्कुल लास्ट स्टेप नहीं होना चाहिए, क्रिएटिंग जो है कुछ नया क्रिएट करना हायर लेवल है, मतलब एक जो लर्नर के बिहेवियर का। तो दैट मीन्स जो इवेल्युएटिंग है इनके अकॉर्डिंग जो है इवेल्युएटिंग फिफ्थ स्टेप होगा। इसके अंदर बच्चा क्या करेगा कि वो यहां से लेकर ये सोचेगा कि उसने अभी तक कितना सीखा है, और मतलब पूरी तरह से जजमेंट करेगा, अच्छी तरह से अपने बिहेवियर को जज करेगा कि उसने अभी तक कितना सीखा है और कैसे सीखा है, और वो इस चीज को क्रिटिसाइज भी कर सकता है, वो जज भी कर सकता है, चेक भी कर सकता है, नए नए हाइपोथेसिस भी बना सकता है। क्योंकि अगर बच्चा इवैल्यूएशन करना सीख गया तो वो हाइपोथेसिस भी बना सकता है। हाइपोथेसिस होता है इमेजिनेटरी सॉल्यूशन, इमेजिनेटिव सॉल्यूशन मींस अगर उसने ये जज कर लिया कि मैंने ये काम गलत किया है और इसके लिए अनदर सॉल्यूशन भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा कि हाइपोथेसिस करना सीख जाएगा इस चीज के अंदर, इवैल्यूएशन के अंदर। देन लास्ट स्टेप है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग किसी भी चीज का निर्माण करना, दैट इज द हायर स्टेज ऑफ द रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 2001। इसके अंदर बच्चा कुछ ना कुछ नया निर्माण करने की कोशिश करेगा, कुछ नया डिजाइन करने की कोशिश करेगा, कुछ नया कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा, नए नए आइडियाज क्रिएट करेगा, नए नए प्लान्स क्रिएट करेगा, नई नई चीजें डिस्कवर करेगा, इनोवेट करेगा, जनरेट करेगा। तो इसके अंदर जो बच्चा है वो हर एक नई चीज को जोड़ने की कोशिश करेगा हर एक अपने ज्ञान के अंदर, और नई से नई चीज बनाने की कोशिश करेगा, नए प्लान्स बनाएगा, तो जिसके कि उसकी ऑल ओवर जो है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाए। तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस इनके बीच में अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अंदर मेन डिफरेंसेस यही है कि ये जो है ये नाउन फॉर्म में है, ये वर्ब फॉर्म में है, और ये 1956 में दी गई थी और ये 2001 में आई है। और इनके जो अकॉर्डिंग टू क्रैथवोल इवैल्यूएटिंग फिफ्थ स्टेज है, और इनकी जो ब्लूम ने दी थी इवैल्यूएशन वो उनकी हायर लेवल पे थी। तो इनके बीच में ये डिफरेंसेस हैं, और ये इस तरह से आप एक हियरार्किकल ऑर्डर के अंदर बना के इसको दिखा सकते हैं। ओके, थैंक यू।